बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे जरा कोई लास्ट न्यूमेरिकल का डेटा बनवा दे क्विकली। द न्यूमेरिकल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम आई वांट टू हैव द डेटा ऑफ द लास्ट न्यूमेरिकल। मेरे पास वो न्यूमेरिकल का डेटा मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमने लिया था मेटल, यहाँ पे था शायद एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर, और यहाँ पे मौजूद था वाटर। जस्ट अ मिनट। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके। सानिया बताइए बेटा। मेटल का मास 200 ग्राम। ग्राम नहीं, 0.2 किलोग्राम में लिखवाएं। कितना है? 0.2 किलोग्राम। और मेटल का डेल्टा टी बताएं डायरेक्ट कितना था? 150 माइनस टी। 150 माइनस टी। और मेटल की स्पेसिफिक हीट कितनी थी बेटा? वो लिखवाई मेरे को वो लिखवाई नहीं है। 903 जूल पर किलोग्राम इनटू डॉट केल्विन। ये एल्यूमिनियम की नहीं थी? मेटल की शायद 128.1 थी। जी 128.1। सॉरी। देखा, मेरी मेमोरी इतनी वीक नहीं है। जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर का मास बताइए। 0.5 किलोग्राम। और डेल्टा टी? T-25। और इसकी स्पेसिफिक हीट 903 थी बेटा। वाटर का मास बताइए। 0.5 किलोग्राम। वाटर का डेल्टा टी सेम था इसका। और 4200। और अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं थी। 4200 जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। ये हमारे पास डेटा था जो आप लोगों के पास मौजूद है। कितने लोगों के पास डेटा बना हुआ है? जरा हैंड रेज कर लें। डेटा कितने लोगों के पास बना हुआ है? काइंडली रेज योर हैंड्स एवरीवन। सेकेंड ईयर काइस से मुखातिब हूं मैं, किसी थकी हुई क्लास से नहीं हूं। थैंक यू सानिया जी। बाकी लोगों के पास डेटा नहीं है। शहबाज के पास भी नहीं है, जो प्रिंकल चिप्स है उनके पास भी नहीं है, कुरतुलैन के पास भी नहीं है, और रुजबा अंजुम के पास भी नहीं है। बाकी लोगों के पास नहीं है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आपको रिक्वायरमेंट में जो चीज चाहिए थी वो आपको चाहिए थी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी। आपको रिक्वायरमेंट में जो चीज चाहिए वो आपको चाहिए आपको रिक्वायरमेंट में जो चीज चाहिए वो आपके पास चाहिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जो आपके पास है टी। सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में आपके पास बनेगा हीट लॉस बाय मेटल is equal to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. Heat loss by metal is equals to heat gained by aluminium calorimeter plus heat gained by water. रेफरेंस के तौर पे फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा Q is equal to mc डेल्टा T। रेफरेंस के तौर पे फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा Q is equal to mc डेल्टा T।
mc delta T for metal, mc delta T for calorimeter, और mc delta T for water. mc delta T for metal, mc delta T for calorimeter, mc delta T for water. अब हमें इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होगी. मेटल की जगह मेटल का मास, मेटल का मास मुझे बताया गया है 0.2, मेटल की स्पेसिफिक हीट मुझे बताई गई है 128.1, और मेटल का डेल्टा टी मेरे पास है 150 माइनस टी. कैलोरीमीटर का मास मुझे बताया गया है यहाँ पे 0.5, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट है 903, और कैलोरीमीटर का चेंज इन टेम्परेचर है T-25. वाटर का मास है 0.5, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4200, और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर है T-25. इसको सॉल्व करना है बहुत ध्यान से. 0.2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 128.1 से. कोई एक स्टूडेंट अपने साथ कैलकुलेटर लेकर बैठेगा ताकि गलती मैं करूं तो मुझे बता दीजिएगा. तो ये बना 25.62, और यहाँ लिखा हुआ है 150 माइनस टी. ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पे भाई, जितनी भी यहाँ पे मौजूद है इस वक्त खवातीन और हजरात, यहाँ भी लिखा हुआ है T-25, यहाँ भी लिखा हुआ है T-25. T-25 हमने निकाल लिया कॉमन. अब अंदर बचेगा इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, और बीच में प्लस आ जाएगा. T-25 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो अंदर मैं अब मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख दूंगा. तो 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 903 से, तो मुझे आंसर मिला 451.5. ये मेरे पास आंसर आया 451.5. और T-25 को मैंने कॉमन निकाला. अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200, तो मुझे आंसर मिला 2100. ये 25.62 ऐसी रहा, ये 150 माइनस टी ऐसी रहा, ये T-25 ऐसी रहा, और अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. 2100 में ऐड किया 451.5, तो मुझे आंसर मिला 2551.5. तो मुझे आंसर मिला 2551.5. जब 451.5 में 2100 को ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 2551.5. अब ये 25.62 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड. 25.62 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके मैंने कर दिया इसको डिवाइड. यहाँ पे बचा 150 माइनस टी, यहाँ पे बचा T-25, और 2551.5 से 25.62 को मैंने डिवाइड करा. स्टेप्स अपने आसान बनाए जितने हो सकते हैं. तो मेरे पास अब ये T-25 ऐसी रहा, और 2551.5 को मैंने डिवाइड किया 25.62 से, तो मुझे आंसर मिला 99.59. तो मुझे आंसर मिला 99.59. तो मुझे आंसर मिला इसका 99.59. अब ये जो बाहर की वैल्यू है इसको अंदर मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें. ये 150 माइनस टी ऐसी रहा, 99.59 पहले टी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 99.59 टी. जबकि 99.59 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, तो मुझे मिला 2489.75. 2489.75. आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर. सारा टी एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ. आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर. सारा टी एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ. तो ये 150 ऐसी रहा,
ये वाली टर्म नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव, तो 2489.75, जबकि ये 99.5 टी ऐसी रहा, ये माइनस का टी वहां जाके बन गया प्लस का टी, ये माइनस का टी वहां जाके बन गया प्लस का टी। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसके अंदर मैंने 150 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2639.75। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो यहां पर इस 1 के अंदर 99.59 को ऐड करेंगे तो 100.59 टी बन जाएगा। भाई 99.51 टी प्लस 1 टी, बेसिस सेम होती, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, तो टी का मतलब 1 टी है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, तो 99 प्लस 1 100, 100.59 टी। अब ये 100.59 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, 100.59 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड। मैं वेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सम ऑफ द पीपल आर स्टिल कॉपीइंग। तो 2639.75 इसको डिवाइड हमने करा 100.59 से, तो यहां से मुझे मिल जाएगा इसका टेम्परेचर 26.24 डिग्री सेल्सियस। अजान सुनिए। ठीक है भाई, तो ये आपके पास का आंसर आया 26.24 डिग्री सेल्सियस। मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोगों ने इसको किया हुआ होगा, तो अपना आंसर वेरीफाई कर लें जिन्होंने किया हुआ था। नाउ अब हम चलते हैं एक चीज पे, और उस टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। ठीक है, टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, आपके पास जब पानी अपनी स्टेट्स को बदलता है, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमला मैं बोल रहा हूं, फिर सुन लें मैं आपसे क्या बात बोल रहा हूं। जब पानी अपनी स्टेट को बदलता है, जब वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, जब पानी अपनी स्टेट को बदलता है, जब वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका? जब आपके पास मौजूद होगा हमारे पास कौन? वाटर।
तो वाटर आपके पास, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर होता है वो आपके पास आइस होता है, ठीक है। जब आपके पास ये वाटर मेल्ट होगा तो पूरा पानी मेल्ट होने तक इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। मैं रीजन बताऊंगा, उसको सुन लें। तो जब आपके पास पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही होता है, और वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कब बढ़ना शुरू होगा? जब पूरा का पूरा बर्फ पानी में बदल जाएगा। जब पूरा बर्फ पानी में बदल जाता है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। जब तक पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होती, जब तक पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होती, उस वक्त तक आपके पास जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो मेरे पास अगर पानी का टेम्परेचर था कितना, और आइस का टेम्परेचर था कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक वो पूरा का पूरा आपके पास मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं होता उस वक्त तक आपके पास, याद रखिएगा, उसका जो बेसिकली टेम्परेचर है वो सेम रहता है। टेम्परेचर आपके पास उस वक्त चेंज होगा जब आपके पास पूरा वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर एक बार बन गया उसके बाद टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। और इस तरीके से याद रखिएगा, आपके पास जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो उसी के बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपके पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो उसी के बॉइलिंग पॉइंट पे होगा और उसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास उसी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट का। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको देखिएगा गौर से। अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त एक बीकर, और बीकर के अंदर मेरे पास मौजूद है कुछ क्यूब्स, और ये क्यूब्स फर्ज कर लें मेरे पास आइस के मौजूद हैं। मेरे पास एक बीकर मौजूद है और बीकर में मेरे पास कुछ आइस के क्यूब्स मौजूद हैं। और इस वक्त मैंने इसके अंदर एक थर्मोमीटर डाला हुआ है, और थर्मोमीटर आप जानते हैं उसका लाल कलर का बल्ब होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेड शेड कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये थर्मोमीटर मौजूद है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा डेल्टा क्यू की अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो आपके पास वो हीट एनर्जी अभी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी। आपके पास वो हीट एनर्जी अभी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगी, नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो हीट आप इसको देंगे वो इसमें यूटिलाइज होगी इसकी इंटरनल फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जो हीट एनर्जी आप इसको देंगे वो यूटिलाइज होगी इसकी इंटरनल फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जो भी हीट आप इसको देंगे वो इसकी इंटरनल फोर्सेस को ब्रेक करेगी, मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी, वो इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करेगी, और वो हीट इसकी सरफेस पे अपीयर नहीं होगी। तभी इसको बोलते हैं हम कौन सी हीट? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जिसके अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज वाजे नहीं होता। तो जब आपके पास ये बर्फ के जो डले हैं, या जो आपके पास बर्फ की बेसिकली ये सॉलिड है, जब ये अपने अंदर इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो दैट विल ओनली ब्रेक इट्स बॉन्डिंग। वो आपके पास सिर्फ इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। वो हीट जो हम इसको दे रहे हैं वो इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के अंदर यूटिलाइज हो रही है। इस हीट से हम टेम्परेचर का चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो इसका मतलब तभी इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। और जब बर्फ एक बार पूरा, फर्ज कर ली बर्फ थी, अब ये पूरा आइस में कन्वर्ट हो गई। जब ये बर्फ आइस में कन्वर्ट होगी ना, तब भी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। एक बार जब बर्फ पूरा का पूरा, सॉरी, वाटर में कन्वर्ट होगी, मैं आइस बोल रहा हूँ, एक बार जब ये पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। जब तक बर्फ पूरी की पूरी अपने आप को पानी के अंदर नहीं बदलती उस वक्त तक इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है। और एक बार जब इसका आपके पास पूरा का पूरा आइस बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा जो आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, लेटेंट हीट में हम ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करते हैं, इसमें वाटर की स्टेट चेंज होती है,
और जब वाटर की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, और स्टेट चेंज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी हम देते हैं वो कहलाती है लेटेंट हीट। वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। उसको हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूँ, उसको देखें। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या कहलाती है, सुन लें। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लिख लें इसको, आपके नोट्स में नहीं है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, the amount of heat energy required to convert 1 kilogram of ice completely into 1 kilogram of water. The amount of heat energy required to convert 1 kilogram of ice completely into 1 kilogram of water at its melting point is called latent heat of fusion. उसको हम latent heat of fusion कहते हैं। उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना, पिघलने का मतलब मेल्ट। फ्यूजन मींस मेल्टिंग। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमारे पास 1 किलोग्राम की आइस को पूरा का पूरा 1 किलोग्राम के पानी में बदल दे, उसके ही मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि ये हमारे पास मौजूद थी क्या, आइस, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वाटर। तो आइस से वाटर आपके पास जिस टेम्परेचर पे जाएगा वो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आपके पास उसके टेम्परेचर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने अपनी जिंदगी को बना लिया आसान, और जब मैंने अपनी जिंदगी को आसान बनाया तो अब मैंने 1 किलोग्राम की बर्फ ली, सुन लें। और जब मैंने 1 किलोग्राम की बर्फ ली, यहाँ देख लें 1 किलोग्राम की बर्फ है, तो मेरे पास बर्फ का मास कितना है, 1 kg। और मैंने ये देखा कि 1 किलोग्राम की बर्फ को मुझे पूरा का पूरा पानी में बदलने के लिए यहाँ से कितनी हीट देनी पड़ेगी। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 1 किलोग्राम की बर्फ को पूरा का पूरा पानी में बदलने के लिए उसी के मेल्टिंग पॉइंट पर जो हमें हीट देनी पड़ती है, डेल्टा क्यू, जो हमें हीट देनी पड़ती है, वो आपके पास होती है कितनी, देखें, 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर केजी। अभी से वैसे देखें, 1 किलोग्राम की बर्फ को, 1 किलोग्राम की बर्फ है, और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं पूरा का पूरा पानी में। तो इसको मैंने बेटा जो हीट दी वो कितनी थी, 3.36 एक्सपोनेंट 5 की डेल्टा क्यू था। दिस इज फॉर 1 kg, वैलिड फॉर 1 kg। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो है बेसिकली 2 किलोग्राम का होगा, तो आप कहेंगे सर आप इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 किलोग्राम का होगा, तो आप कहेंगे आप इस वैल्यू को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 4 किलोग्राम का होगा, तो आप कहेंगे इसको हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। एक चीज देखें, आपके पास इस फैक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको डिनोट करते हैं एच एफ से, एच एफ। और आपके पास एच एफ कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। नोट कर लें, द लेटेंट, मैं भी पीछे वाली स्लाइड पे जाऊंगा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस is 3.36 exponent 5 joule per kg. The latent heat of fusion of ice is 3.36 exponent 5 joule per kg. ये latent heat of fusion of ice है। अगर आपसे पूछे क्या है, तो आप बोलेंगे 1 किलोग्राम के पानी को पूरा का पूरा बर्फ से पानी में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हम हीट देते हैं वो आपके पास 3.36 एक्सपोनेंट 5 के बराबर होती है। तो 1 किलोग्राम की बर्फ को जितनी भी हम हीट देंगे पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट करने के लिए वो 3.36 एक्सपोनेंट 5 के बराबर होगी। और इसको डिनोट करते हैं एच एफ से, और इसकी वैल्यू है 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर केजी। दिस इज वैलिड फॉर मास 1 kg। तो मेरे पास अगर 1 kg का मास है तो चेक कर लें, आपके पास इतनी वैल्यू देनी है। अगर 2 kg का मास होगा तो इतनी, 3 kg का मास होगा तो इतनी, 4 kg का मास होगा तो इतनी। अगर m kg का मास होगा तो डेल्टा क्यू
और जहां पे 1 2 3 4 था वहां पे m आ जाएगा, और 3.36 x.5, 3.36 x.5, 3.36 x.5, 3.36 x.5, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे आ गया HF। तो इसीलिए डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या बना, MHF। डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या बना, MHF। इसका मतलब अब कोई भी मास आपको गिवन हो, अगर आप उसको HF की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल हीट पता चल जाएगी। हमें कोई भी मास मालूम नहीं था, हमने पहले अपनी लाइफ को आसान बनाया और हमने ये चेक किया कि 1 किलोग्राम को पिघलाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हमने कांस्टेंट ले लिया और वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जिसकी वैल्यू है 3.36 x.5। अब एक के बजाय अगर 2 kg हो, 3 kg हो, 4 kg हो, 5 kg हो, 10 kg हो, तो आप उसके मास को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल हीट पता चल जाएगी। तो अब इसकी हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, let delta Q is the amount of heat energy provided to it, then delta Q will be equal to MHF। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, और इस फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर में नो चेंज साइड पे लिख लें। इस फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपके पास इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट आपके पास क्या होती है, छुपी हुई हीट। दो ही बातें होंगी, या तो आपके पास जो पानी है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा आइस से वाटर के अंदर, या फिर वाटर से वेपर के अंदर। तो अभी हमने जो कन्वर्जन देखी वो हमने देखी आइस से वाटर के अंदर। तो आपके पास आइस को पिघलाने के लिए पूरा का पूरा पानी के अंदर जितनी हम एनर्जी देते हैं वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब तक पानी पूरा मेल्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा, तो हीट कहाँ जा रही है, तो आपने बोलना है वो हीट यूटिलाइज हो रही है इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। जब इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पूरी ब्रेक हो जाएंगी तो ये पानी बन जाएगा। एक बार ये पानी बन गया उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा और फिर इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 तक। अब आती है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, वहां पे 1 किलोग्राम की बर्फ पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रही थी 1 किलोग्राम के पानी में। यहां पर आपके पास 1 किलोग्राम का पानी पूरा का पूरा वेपर्स में कन्वर्ट होगा अपनी ही बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब 1 किलोग्राम के वेपर बोलना अजीब सा लगता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of water completely into vapors at its boiling point is called latent heat of vaporization. The amount of heat energy required to convert 1 kilogram of water completely into vapors at its boiling point is called latent heat of vaporization। वो हमारे पास latent heat of vaporization कहलाती है। ठीक है, अब जरा चेक करें, मैंने आपके पास 1 किलोग्राम का पानी लिया और 1 किलोग्राम के पानी को पूरा का पूरा वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जितनी हीट लगी उसको मैंने आपके सामने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय HV। उसको हम HV से डिनोट करते हैं और HV की वैल्यू होती है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी। 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी। अगर आपसे कोई पूछे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, तो आपने बोलना है भाई जब हम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे
तो वो अपनी ही आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। तो जब आपके पास पानी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वेपर्स में, तो वो अपनी ही बॉइलिंग पॉइंट के अंदर होता है। अब हमने पानी का मास कांस्टेंट रख दिया, हमने चेक किया कि 1 kg के पानी को पूरा का पूरा वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कितनी हीट देते हैं, तो उसको हम जितनी हीट देते हैं वो कहलाती है HV, और उसकी वैल्यू होती है 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर kg। This is a heat giving to water when its mass is 1 kg and it is about to change completely into what? Water। या आपके पास अपने आप को पूरा का पूरा पानी वेपर्स में जब चेंज करने वाला होता है, तो वाटर को जो हम हीट देंगे वो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। अब ये वाली जो हीट है ये किस पे वैलिड है? दिस इज वैलिड फॉर 1 kg। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 kg है तो इसके लिए वैलिड है। अगर 2 kg होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 kg होगा तो 3 से। तो अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो इसका जनरल फॉर्मूला मेरे पास बनेगा डेल्टा Q इज इक्वल टू MHV। अगर कोई भी मास आपको पता हो और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आप जानते हैं, अगर उस मास को आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डेल्टा Q पता चल जाएगा। और ये फॉर्मूला भी उस वक्त अप्लाई होगा जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेटेंट हीट में हम जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है। तो जब तक इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक नहीं होती उस वक्त तक टेम्परेचर आपका जो है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भी आपके पास जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पूरा का पूरा पानी अपने आप को वेपर्स में चेंज करेगा। अगर आपने कभी पानी का टेम्परेचर 100 से बढ़ता हुआ देखा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज का फैक्टर शामिल हो रहा है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है। क्योंकि आप जानते हैं खालिस चीजें मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पास पूरा खालिस पानी होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बातें फिक्स्ड हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा हम टेम्परेचर का चेंज किस में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आप पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर का चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं हीट कैपेसिटी में, और आप ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिफिक हीट में, क्योंकि इन दोनों के अंदर डेल्टा टी आता है और इन दोनों को बोलते हैं सेंसिबल हीट्स। इनको आप सेंस कर सकते हैं, इन दोनों को आप बोलते हैं सेंसिबल हीट्स। ये दोनों सेंसिबल हीट्स कहलाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप इन दोनों को सेंसिबल हीट्स क्यों कहते हैं, तो आपने जवाब देना है कि इनको हम सेंसिबल हीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हम टेम्परेचर का चेंज ऑब्जर्व करते हैं। इन दोनों के फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है, शायद आपको याद हो। SC बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट बराबर होती थी डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा टी। तो इनमें टेम्परेचर का चेंज मुमकिन है, जबकि जो आपके पास मैंने अभी पढ़ाई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनके अंदर वाटर की स्टेट चेंज होगी और उसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक बार स्टेट पूरी चेंज हो जाएगी उसके बाद टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी, और वो बात आपके पास ये रही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर। ठीक, तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपको देना था, और लेटेंट हीट के बारे में मुझे आपसे तस्करा करना था, और वो तस्करा मैंने आपसे किया कि लेटेंट हीट आपके पास क्या होती है। अगर कोई सवाल ही लेटेंट हीट के हवाले से तो कर लें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मुकद्दस। सर जी बेटा, वालेकुम सलाम। ये सर आप स्लाइड्स दिखा देंगे थोड़ा? बेटा मैं स्लाइड्स अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपने मिस किया लेक्चर? जी वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था। मैं भी शेयर कर दूंगा बेटा ग्रुप पे। ओके थैंक यू सर। ये वेलकम। लेटेंट हीट में अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो यू मे आस्क मी, क्योंकि आपके पास ये पूरा हीट कैपेसिटी का जो टॉपिक है ये वाइंड अप हो चुका है। जी शाइजा बोलिए। सर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से कम क्यों है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसने बोला कम है? वो वो सर एक्सपोनेंट 6 है, वो एक्सपोनेंट 5 है। पर यहाँ पे 2.26 है, वहाँ पे तो बेटा 3.36 वो है ना? उसमें एक्सपोनेंट 6 है ना, वो 7 डिजिट फिगर है। अच्छा, तो फिर वो ज्यादा क्यों है उससे? क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ब्रेकिंग में कोई इशू होगा, विस्कोसिटी में प्रॉब्लम होगी,
हो सकता है कि आपके पास आइस की विस्कोसिटी जो है वो वाटर की विस्कोसिटी उनका फैक्टर आता है, तो इसलिए उसके इफेक्ट्स होते हैं। किसी को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, किसी को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेचर। तो सर सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना? सॉलिड की असल में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो वाटर है ना उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है, और सॉलिड्स में ये होता है कि मुस्तकिल वाइब्रेटरी मोशन होता है, तो उसकी वजह से उनको ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। जबकि वाटर के अंदर एक्सपेंशन रेट जो होता है थोड़ा सा रैपिड होता है, जितनी वेपर्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके सर। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक था जो हमने कवर किया। बाकी की जो बात है, हीट इंजन मुझे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है। हीट इंजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत कीजिएगा। हीट इंजन सेकंड लॉ की शुरुआत करूंगा नेक्स्ट क्लास में हीट इंजन से। वैसे सारे बच्चे मुझे उम्मीद है कि टाइम पर आ